दोस्तों हम अपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर में एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। यूरोपीय किस प्रकार भारत में आए, किस किस क्रम में आए, उनके क्या सिग्निफिकेंस थे, हम धीरे धीरे देखेंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की पुर्तगालियों की। पुर्तगाली भारत में कैसे आए, कब आए, क्यों आए, उनका क्या सिग्निफिकेंस था, उनका डिक्लाइन कैसे हुआ, हमने देखा। अब बात करते हैं डच की। डच जो थे वो सेकेंड यूरोपियंस थे जो इंडिया में आए थे। इन डचों में सबसे इंपॉर्टेंट नाम है कॉर्नेलिस दे हार्टमैन का। वो फर्स्ट डचमैन था जो एशिया के कॉन्टिनेंट पे आया था। वो सुमात्रा और बंतम आइलैंड पे आया था सन 1596 में। डचों ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश की मसूलीपट्टनम में, जिसे मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है, जो आंध्र प्रदेश में है। सबसे पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की सन 1605 ईस्वी में। पुलिकट और जो नागपट्टिनम था वो इनका इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर हुआ करता था। सबसे पहले पुलिकट हुआ करता था, उसके बाद नागपट्टिनम वाले जगह पर उन्होंने कब्जा किया। ये नागपट्टिनम वाला क्षेत्र मद्रास के आसपास पड़ता था, जिसमें पुर्तगालियों का ऑलरेडी कब्जा था। डच आए, डचों ने पुर्तगालियों से लड़ाई की और नागपट्टिनम वाले क्षेत्र को अपने उसमें मिला लिया, अपने व्यापार क्षेत्र में। वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे ट्रेड करते थे, जैसे कि इंडिगो, टेक्सटाइल और सिल्क, साल्टपीटर, ओपियम और राइस। तो इंडिगो मतलब नील की खेती मुख्यतः यमुना के दोआब क्षेत्रों के आसपास की जाती थी। टेक्सटाइल और सिल्क का जो व्यापार था वो पश्चिम बंगाल और कोरोमंडल के क्षेत्र पे था। साल्टपीटर जिसे हिंदी में शोरा कहा जाता है, उसका जो मुख्य ट्रेड सेंटर था वो था बिहार। और अफीम और जो धान की खेती की जाती थी वो गंगा के दोआब क्षेत्रों में की जाती थी। देखिए, जब डच भारत आए तो उनको मुख्यतः पुर्तगालियों से सामना तो करना ही पड़ा। सबसे पहले पुर्तगालियों को धीरे धीरे हराने के बाद जब वो जब किसी अच्छे पोजीशन पे पहुंच गए, उसके बाद उनको सामना करना पड़ा इंग्लिश का, अंग्रेजों से सामना करना पड़ा। तो अंग्रेजों और डचों के बीच बहुत सारा युद्ध हुआ। पहले तो ये जो युद्ध थे वे व्यापारिक युद्ध थे। दिस राइवलरी वाज मेनली कमर्शियल इन नेचर एंड सब्सिक्वेंटली दैट राइवलरी टर्न इनटू ब्लडी वॉरफेयर। बहुत खूनी लड़ाई में कन्वर्ट हो गया। बहुत समय तक लड़ाई झगड़े करने के बाद वो एक कंप्रोमाइज में पहुंचे 1667 पे। उस कंप्रोमाइज के तहत अंग्रेजों ने ये डिसाइड किया कि इंडोनेशिया पे जो भी क्लेम था अंग्रेज उसे विड्रॉ कर लेंगे, मतलब अंग्रेज इंडोनेशिया वाले क्षेत्र से हट जाएंगे। उसके बाद डच जो है इंडोनेशिया पे अपना कब्जा जमा लेंगे। खासकर इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया पे उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद जो ब्रिटिश थे वो इंडोनेशिया तो हट गए, लेकिन डचों ने अपना जो आधिपत्य था, अपना जो क्लेम था, वो ब्रिटिश को सौंप दिया। मतलब अदला बदली हो गई। ब्रिटिश को मिल गया भारत और डचों को मिल गया इंडोनेशिया। तो ये लड़ाई बहुत समय तक चलती रही। अंततः डचों को हार का सामना करना पड़ा अंग्रेजों से। इनको जो डिक्लाइन हुई, उसके डिक्लाइन का मुख्य कारण था, डचों की हार का मुख्य कारण था बैटल ऑफ फुगली। बैटल ऑफ फुगली हुई 1759 पे। इतना आपको याद रखना है। अब देखते हैं आगे। ये याद रखिएगा, डचों की जो मेन फैक्ट्रीज थी इंडिया में वो थी मछलीपट्टनम में, पुलिकट में, सूरत, मेमरीपट्टनम, कालीकट, चिंसुरा, कासिम बाजार, कोचीन, पटना और बालासोर में। अभी हम देखने वाले हैं कि इंडिया में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे, ऐसे कौन कौन से कारण थे जिससे डचों का डिक्लाइन हुआ इंडिया में। देखिए, डचों का जो मेन इंटरेस्ट था वो था ट्रेड। वो अपने व्यापार को बढ़ावा देना चाहते थे, अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना चाहते थे। वो इंडिया को कॉलोनाइज नहीं करना चाहते थे। वो लोग क्या थे, डच लोग, जो भारत को उपनिवेश नहीं बनाना चाहते थे। वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाना चाहते थे इंडिया में, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या थे, वो इंडिया को कॉलोनाइज करना चाहते थे, इंडिया को अपना उपनिवेश बनाना चाह रहे थे। इसलिए डचों ने बहुत आसानी से अपना जो भी इंटरेस्ट था वो इंडिया से छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, 17वीं शताब्दी में डच और इंग्लिश की राइवलरी हो गई थी ओवर इंडिया एंड इंडो पैसिफिक रीजन। जो इंडिया और इंडो पैसिफिक रीजन थे वो प्रॉस्परस, बहुत ज्यादा प्रॉस्परस रीजन होने के कारण इन दोनों पक्षों में लड़ाई हो गई, जिसमें अंग्रेज जो थे वो विजयी हुए। क्योंकि अंग्रेज हर एस्पेक्ट में डचों से आगे थे। साइंटिफिक जो थे, इनके पास जो भी कला थी और साइंटिफिक तरीके थे वॉरफेयर के, उसमें ये बहुत आगे थे। शिप बिल्डिंग में भी ये बहुत आगे थे। इसलिए डचों को यहाँ पर अपनी हार का सामना करना पड़ा था निरंतर। यूरोप में क्या हुआ, एंग्लो डच वॉर शुरू हो गया, ठीक है। तो एंग्लो डच वॉर में डचों की हार हुई, जिसका जो प्रभाव था वो भारत में भी देखने को मिला। और ये जो एंग्लो डच वॉर थी उसमें ब्रिटिश विनर रहे थे।
फिर क्या हुआ, 1717 में एक मुगल ट्रेड फरमान जारी हुआ था इंग्लिश को, इसमें इंग्लिश को ट्रेड करने के लिए बहुत सारे व्यापार दिए गए थे। लेकिन वही जो राइट्स दिए गए थे वो डचों को नहीं दिए गए थे। जो राइट्स इंग्लिश को दिए गए थे वो राइट्स को एंजॉय नहीं कर पाए थे डच, इसलिए उनका जो व्यापार में निरंतर उनको हानि का सामना करना पड़ा था। लेकिन क्या था, उनका मेन कंसर्न ये था कि वो बस ट्रेड करने के लिए इंडिया में आए थे। उनका मेन कंसर्न जो था ट्रेड था, लेकिन ट्रेड में भी निरंतर हानि हो रही थी। ऊपर से जो राइट्स, ट्रेड के राइट्स इंग्लिश को दिए गए थे वो डचों को नहीं दिया गया, तो उनमें मतभेद हो गया, इसलिए वो धीरे से इंडिया को छोड़ना चाहते थे। थर्ड एंग्लो जब डच बैटल हुआ 1672 टू 74 में, जिसमें क्या हुआ, डचों ने सूरत और बॉम्बे में जो न्यू एस्टेब्लिशमेंट थे अंग्रेजों के, उनके बीच की कम्युनिकेशन लाइन को बिल्कुल खत्म कर दिया। और इंग्लिश जो शिप्स थे उनमें से कुछ शिप्स को, जैसे दो तीन जहाज थे, उसको बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में डच फोर्सेस के द्वारा नष्ट कर दिया गया। अब बदले में क्या किया अंग्रेजों ने, बैटल ऑफ हुगली छेड़ दिया। एक हुगली के किनारे एक बैटल छेड़ दिया, इसे बैटल ऑफ हुगली या बेदर का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये बैटल का युद्ध हुआ 1759 पे, जिसमें डचों की भारी हार हुई। ठीक है, डचों की जब हार हुई तो डच की जो भी महत्वाकांक्षाएं थी वो बिल्कुल खत्म हो गई इंडिया से। अब डच अपना व्यापार केवल और केवल मलयासी पे लागू तक सीमित करना चाहते थे। उनका जो मेन इंटरेस्ट था वो था ट्रेड, और ट्रेड में भी स्पाइस की ट्रेड करना चाहते थे, क्योंकि स्पाइस से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था उन्हें। इसलिए उन्होंने अपना ध्यान पूरी तरह इंडोनेशियन आइलैंड्स पे लगाया और भारत पर से उन्होंने अपना आधिपत्य छोड़ दिया।